हाँ बेटा बताओ कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? हो गया है ना, हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं बीमाओं के उपयोग, ठीक है। अब जैसे जैसे मिलता जाएगा हम लोग निकालते चलेंगे। कोई मान लो राशि मिलती है भौतिक राशि और आप चाहते हो इसका बीमा निकालना चाहिए तो वही हम लोग निकाल लेंगे। तो आप हेडिंग बनाओगे यूजेज ऑफ डायमेंशंस, यानी बीमाओं के उपयोग या एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस, बीमाओं के अनुप्रयोग। बात देखिए, बीमाओं के उपयोग, ठीक है। अब देखो बीमाओं के उपयोग में हम लोग को 3 उपयोग पढ़ना है। प्रयत्न कौन कौन से तो आप बताओगे? पहला, मात्रकों को ऐसे लिखना, एक पद्धति के मात्रकों को दूसरे पद्धति के मात्रकों में बदलना। एक तो ये हो जाएगा, एक पद्धति के मात्रकों को दूसरे पद्धति के मात्रकों में बदलना। दूसरा आप बताएंगे भौतिक समीकरण, पूरा लिख लेना। मान लो कोई भौतिक समीकरण दिया है तो ऐसे लिखेंगे, किसी भौतिक समीकरण के विमीय संतुलन का परीक्षण। एक एक करके बढ़िया समझेंगे। दूसरा उपयोग ये होगा, विमीय किसी भौतिक समीकरण के विमीय संतुलन का परीक्षण, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। तीसरा देखना है, लिखेंगे विमीय, ऐसे लिखना, विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। मान लीजिए 2-3 राशि दिए हुए हैं और कहा जा रहा है कि ये उस पर निर्भर करता है, उस पर निर्भर करता है, उस पर निर्भर करता है, तो उनके बीच रिलेशन क्या होगा, यानी फार्मूला क्या होगा, वो हम लोग फाइंड आउट करें। तो ये 3 उपयोग पढ़ने हैं, एक एक करके समझते हैं और पढ़ते चलते हैं, ठीक है। एक एक का शाब्दिक अर्थ भी समझते चलेंगे। चलो पहला पढ़ते हैं, एक पद्धति के मात्रकों को दूसरे पद्धति के मात्रकों में बदलना। स्टार्ट किया जाए। यहाँ पहला हेडिंग हम लोग बनाएंगे, पहला उपयोग लिखेंगे फर्स्ट। कौन सा है? कन्वर्जन ऑफ यूनिट, conversion of unit from one system into other system। बात समझ आ रही? एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रकों में बदलना, ये हम लोग का क्या होगा? एप्लीकेशन। समझे? ध्यान देना। मान लीजिए कोई भौतिक राशि है, क्यों क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज मान ली। अब इसका जो मात्रक है और न्यूमेरिकल वैल्यू है, उन दोनों का अगर गुणा कराएं तो इसके बराबर होगा, इसका परिमाण को प्रदर्शित करेगा। तो हम बताएंगे n × u,
इसके बराबर होगा, आप जानते हो। अगर हम कहें कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू इसका प्रथम पद्धति में तो n1 कहोगे, और इसका मात्रक प्रथम पद्धति में तो u1 कहोगे। अगर इसी को दूसरे पद्धति में बदलें तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट तो बदल जाएगा, उसकी वैल्यू बदलेगी, लेकिन उनका गुणनफल जो होगा वो बराबर होगा। इसी के क्या होगा, वो बराबर होगा। क्या लिखते हो उसको, n2 इंटू u2। और ये हम लोग सबसे पहले दिन ही पढ़ लिए थे। समझ आ रहा है कि कहीं लिखा है 1 किलोग्राम, क्या लिखा है बेटा, 1, उसको लिख सकते हैं 1000 ग्राम। अब ध्यान देना, आप बताओगे ये फर्स्ट सिस्टम है, कौन सा है बेटा, प्रथम पद्धति हो गया, और ये सेकंड, हाँ ये ग्राम वाली पद्धति यानी सीजीएस सिस्टम है, और ये किलोग्राम है यानी एमकेएस सिस्टम है। तो पहले पद्धति में इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है और इसका दूसरे पद्धति में जो न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग है ना, तो इसलिए n नहीं लिखेंगे, एक को लिखेंगे n1 और दूसरे को लिखेंगे n2। ऐसे इसके मात्रक को लिखेंगे u1, क्या लिखेंगे बेटा, u1, और इसके मात्रक को लिखेंगे u2। और इन दोनों का जब गुणनफल कराते हैं तो दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। विदाउट अब देखो, जब भी बदलना होगा आपको, जैसे आपसे पूछ रहे थे भैया 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम, समझ आ रहा है, यानी एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रकों में बदल, और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी ये आपसे पूछा है। तो n2 ही तो पूछ रहा है, या ये दे दिया हो ये पूछा हो, ऐसे कुछ भी पूछा होगा तो बार बार आपको यही यूज करना है। तरीका देखो एक बार समझाता हूँ, फिर एक एग्जाम्पल लेकर भी समझाता हूँ। आपको करना क्या होगा इस कंडीशन में, सबसे पहले, ये आप पहले से जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है, क्लियर है ना, पहले से जानते हो, बस इतना जानना ये है क्या, तो आप बताना फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशि, ये भौतिक राशि, बाकी वो जानते हो n1 u1 क्या। सबसे पहले आपको उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र निकालना होगा। तो आप सबसे पहले एक काम करना, लिखना डायमेंशनल फार्मूला ऑफ क्यू। क्यू क्या है, वो भौतिक राशि है, और इसका डायमेंशनल फार्मूला मान लो कुछ आएगा, पता नहीं ना, तो आप मान लेना ऐसे m⁴ आ रहा है, m a l v और p, ऐसे आ गया, कुछ भी आएगा, ऐसे कुछ आएगा, ये आ गया। तब फिर उसके बाद आपको ये फार्मूला लगाना होगा, क्लियर। तो ध्यान देना, आपसे अगर n2 पूछा है, मान लो ये आपसे क्या किया है, ऐसे, ठीक है, तो इसके लिए लिखना, ये फार्मूला हम लिखेंगे चूंकि हम सभी जानते हैं क्या बेटा, n2 u2 बराबर होता है n1 u1, ऐसा उल्टा लिख देना, एक स्टेप बच जाएगा, सबकी वैल्यू पुट कर दो। n2 तो ज्ञात ही करना है, ओके, u2 यानी सेकंड सिस्टम में इसको लिखना, अरे ये मात्रक ही है ना, इसका मात्रक फटाक से लिख सकते हो विमीय, तो जहाँ मात्रक लिखा है उसकी जगह पर विमीय सूत्र लिख सकते हो, ठीक है। तो ये लिख देना u2 की जगह पर, बस याद ये रखना कि ये सब क्या करना, 2 लगा के लिखना, जैसे ma और फिर l 2, और इसकी पावर कितनी रहेगी b, और फिर क्या है t 2, इसकी पावर कितनी रहेगी c, ये हो गया। यूनिट सेकंड की जगह इतना लिख दिया, भाई उसी राशि का विमीय सूत्र था तो उसको यहाँ लिख दे यूनिट सेकंड। उसके बाद n1 तो आपको दिया रहेगा, ठीक है, u1 की जगह वैल्यू पुट कर देना, फिर यही उसी राशि का मात्रक, क्या लिखोगे, m1 और इसकी पावर a, और l1 इसकी पावर v, और t1 इसकी पावर c। हमको चाहिए n2 रोकेंगे, बाकी ये गुणे में उधर जाएगा, भाग में भेज देंगे, देखना बेटा ध्यान से। तो इसलिए n2 = n1, ये तो रहेगा, और जब इसका भाग करोगे तो एक m1 के नीचे m2, l1 के नीचे l2, t1 के नीचे t2 लिख देना, अलग अलग करके। भाई जैसे कहीं लिखा है 6 और गुणे 7, इसमें हमको भाग कराना है 3 से या 2 से, 3 और 2 से कराना है, तो चाहे हम यहाँ 3 लिखें और चाहे 2 यहाँ लिखें, या फिर 2 यहाँ लिखें 3 यहाँ लिखें, भाग तो 3 दूनी 6 से ही होना है। बात समझ आ रही है ना। अच्छा, ऐसे लिखने से फ़ायदा क्या होगा, आगे कैलकुलेशन करने में आसानी होगी, ठीक है। तो देखो ये गुणे में उधर जाएगा, भाग में, तो 1 वाला ऊपर रहेगा अंश में और 2 वाला हो जाएगा हर में, तो लिखेंगे ऐसे m1 बटे m2, क्लियर है। और इस पूरे की पावर कितनी रहेगी, a ही तो रहेगी, ओके। और क्या है बेटा, l, ध्यान देना, l1 बटे l2, और इसकी भी पावर भी और इसकी भी पावर भी, तो इसलिए पूरे की पावर भी लिख दो, ब्रैकेट हटेगा तो फिर वही लग जाएगा। फिर ऐसे यहाँ पर क्या है t,
T1 बटे T2 और दोनों की पावर कितनी थी C, तो होल पावर लिख देना C, बस जो भी होगा वैल्यू रख के सॉल्व कर लेना। ये हमारा एक जनरल टाइप का फार्मूला बन गया है और मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप ये फार्मूला रटो, बस आप इतना जानो, यहीं से आप प्रूव कर लेना। ठीक है, चलो आगे पढ़ें, एक एग्जाम्पल लें, मजा आएगा। और सबसे ज़्यादा जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो एग्जाम्पल लेना। आप लिखेंगे एक न्यूटन को, हाँ बेटा, डाइन बदलिए, ये ऐसे होता है बेटा ना, एक न्यूटन को डाइन में बदलिए। अब समझना ये है कि ये एक सिस्टम में हो गया और ये दूसरा सिस्टम। न्यूटन क्या है एसआई सिस्टम में, और डाइन क्या है सीजीएस सिस्टम। कौन सा, हाँ सीजीएस सिस्टम में बल का मात्रक है, वो चीज़ हम लोग को प्रूफ करना है। अब पूछने का तरीका देखो, हम लोग को समझना हो, कह रहा है एक न्यूटन एक बराबर कितना डाइन, समझ आ रहा है, ये तो पूछ रहा है एक न्यूटन बराबर कितना डाइन, यानी N1 दिया है, U1 दिया है, N2 हमसे कह रहा है बताओ कितना होगा, और फिर U2 भी दिया है, तो इतना और इतना ये सब दिया है। कोई भी समीकरण हो, कोई भी समीकरण हो, अगर उसमें सारे डाटा दिए हों, केवल एक अज्ञात राशि हो, तो एक ही समीकरण से आप ज्ञात कर सकते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं, जितनी अज्ञात राशियाँ होंगी उतने समीकरण चाहिए, तो यहाँ एक ही अज्ञात राशि, एक ही समीकरण से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलो देखते हैं, समझ तो आ गया ना, N2 पूछ रहा था, ओके। सबसे पहला हम लोग का काम क्या होता है बेटा, सबसे पहला काम आप बताओगे उसका बीमा लिखना है, या फिर यहाँ लिख भी सकते हो ऐसे ही है, यहाँ पे N1 कितना दिया है 1, ये सोल्यूशन है इसका। यहाँ पर N1 कितना दिया है 1, और U1 कितना दिया है न्यूटन, बात समझ आ रही है, ओके। फिर N2 क्या कह रहा है पता करो, है ना, और उसके बाद U2 दिया है क्या 9, बस इतना याद रखना, ये एसआई सिस्टम है, लिखने की जरूरत नहीं, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। और ये सीजीएस है, बदलते समय थोड़ा सावधानी बरतना है ना, इसको किस में बदलना है एसआई को सीजीएस में, तो सीजीएस को हम टच नहीं करेंगे, जैसे लिखा वैसे लिखा रहने देंगे। बदलना किसको है एसआई को, एसआई का जो भी डाटा है सीजीएस में लिख देंगे, बदल जाएगा। देखो बीमीय विधि की सहायता से हमको ये प्रूफ करना है, वैसे तो हम लोग 2-4 लाइन में बता ही सकते हैं, ध्यान देना। तो सबसे पहला काम क्या था, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स, भाई बल का विमीय सूत्र, बल का ही तो मात्रक है ये, तो बल का विमीय सूत्र बताओ भैया, MLT-2 याद होना चाहिए, बार बार पूछेगा, ठीक है। अब आप बताओगे, चूंकि हम सब जानते हैं N2 U2 बराबर N1 U1, ऐसा ही होता है, इसलिए N2 बराबर भैया U2 गुणे में उधर जाएगा भाग में, तो बताओगे N1 U1 बटे, ऐसे ही तो हो जाएगा, ये गुणे में था उधर गया, वैल्यू पुट कर दो, घात के साथ लिखना, ये याद रखना, यहाँ घात ए का मतलब 1, बी घात का मतलब 1 और सी घात का मतलब -2, डायरेक्ट लिखो। चलो ध्यान देना, N2 ज्ञात करना है, N1 तो दिया ही है कितना 1, लिख दिया गुणे, U1 अंश में रहेगा यानी M1, और बटे U2 हर में रहेगा यानी M2, समझ आ रहा है, और इस पूरे की घात कितनी है 1, तो लिखने की जरूरत छोड़ देंगे। आगे L है, L1 1 वाला अंश में रहेगा और L2 हर में, और इसकी पावर भी 1 है, छोड़ दो। उसके बाद T1 अंश में और T2 हर में रहेगा, और इसकी पावर कितनी है, फर्जी लिखा है, क्योंकि तो समय का जो मात्रक होता है सेकंड, हर सिस्टम में होता है, किसी भी सिस्टम में सेकंड अभी कट जाएगा, 1 की घात चाहे 1000 लगाओ, उसकी वैल्यू 1 ही होगी, है ना। तो टाइम की पावर जो लगा है यहाँ पर, टाइम की जो बीमा है उसको लिखा रहने दो, उसका कोई मतलब नहीं होगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कितना आएगा, है ना। हाँ भैया, ये क्या था बेटा N2 क्या था, हाँ बदलना है आपको, N2 = 1 का गुणा कराओगे वही रहेगा, तो उसका गुणा भी नहीं करा रहे, हम बताएंगे
M1 फर्स्ट सिस्टम क्या है, SI। M है क्या भैया, मास, मास का भी ये सूत्र है ना। द्रव्यमान को SI सिस्टम यानी M के सिस्टम में किस में मापते हो, किलोग्राम में। किसमें, तो यहाँ पर लिख देना 1 किलोग्राम। पहले पद्धति में 1 किलोग्राम होगा। अच्छा, दूसरे पद्धति में द्रव्यमान किस में मापोगे, CGS में, ग्राम में। तो यहाँ पर क्या लिख देना, 1 ग्राम। भैया 1 से गुणा किसी भी चीज़ में करा सकते हो समझाने के लिए, तो 1 ग्राम। ओके, आगे बढ़ेंगे। L क्या है, लेंथ, लंबाई का भी ये सूत्र है। तो लंबाई को हाँ प्रथम सिस्टम में क्या लिखोगे, मीटर में। तो आप बताओगे सर 1 मीटर और बटे L2, दूसरे सिस्टम में लंबाई को सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। ओके, अब बात करते हैं टाइम का। तो पहले पद्धति में समय को किस में मापोगे, 1 सेकेंड है ना, 15 मत लिख देना, चलो ऐसे समझना, और बटे 1 सेकेंड, चलो ऐसे लिख दो समझने के लिए, ठीक है। और इसकी पावर भी कितनी है, लिख दी। क्या चीज़, हाँ लिखना नहीं है लेकिन समझने के लिए क्या किया जाएगा, या फिर आप SEC लिख देना, ठीक है। चलो ओके, अब ध्यान देना, हमको बदलना किसको है, SI को। किसमें बदलना है, CGS में। इसका मतलब CGS में तो बदलना ही है, तो नीचे वाले को छुएंगे तक नहीं, जिसको बदलना है उसको बदलेंगे। हाँ तो भैया ध्यान रखना, किलोग्राम मीटर सेकंड को बदलना है, किसमें, सेंटीमीटर, और फिर उसमें मीटर में, और फिर सेकंड तो सेकंड में रहेगा ही। ओके, चलो देखते हैं इसके बाद। यहाँ ध्यान देना, N2 बराबर 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम, तो यहाँ लिख देना 1000 ग्राम और बटे 1 ग्राम। ओके, गुणे में है 1 मीटर, 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर, 100 सेंटीमीटर बटे 1 सेंटीमीटर, पहले से लिखा है। फिर 1 सेकंड तो 1 सेकंड के बराबर, ये तो कट जाएगा, कितना आएगा 1, और इस सब की पावर 1 थी है ना, तो उसको हटा दे ब्रैकेट को, और यहाँ पर देखो 1 बचेगा अंदर और उसकी पावर कितनी है, -2। क्लियर, लिख दिए। सॉल्व करते हैं, देखना भैया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम कटेगा, 1 से भाग करने का कोई मतलब नहीं है, तो आप लिखेंगे 100, 1000 बचेगा, 1000 का मतलब 10⁻3, समझ आ रहा, यहाँ 100 का मतलब 10⁻2, 1 से भाग करने का मतलब है, और 1 की घात चाहे जितना हो उसका मान 1 से गुणा कराने का कोई मतलब नहीं, आधार समान हो तो गुणे में खाते, तो 3 और 2 5, तो 10⁻5। लो N2 की वैल्यू आ गई, न्यूमेरिकल वैल्यू 10⁻5। अब पूछा क्या था, 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन, N2 की वैल्यू, तो N2 की जगह क्या लिखोगे, 10⁻5 डाइन। ये आपका हो गया, समझ आया कि नहीं, कोई डाउट नहीं है। तो ऐसे एक होमवर्क लिख लेना, आप लोग घर पे जाके बदलना, क्या, 1 जूल कितना अर्घ, ठीक है, कितना अर्घ, जूल किसका मात्रक है, कार्य का, याद रखना, विमीय सूत्र किसका लिखोगे, कार्य का, ठीक है। हाँ 1 जूल बराबर कितना अर्घ, ऐसे बदल लेना, ठीक है। और आंसर क्या आना चाहिए, -7, समझ आ रहा है। अच्छा रुक जाओ थोड़ा, नहीं रुक जाओ थोड़ा सा, मात्रक क्या है, बड़ा है, तो आंकिक मान क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और यहाँ आंकिक मान क्या है, छोटा है, किससे, इसी से छोटा हो गया, इसी से छोटा हो गया, जबकि होना क्या चाहिए, वो छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप बताओगे सर यहाँ पे +7 होगा, समझ आ रहा है, या आपको याद दिला रहा हूँ एक बार फिर से, यूनिट जो होता है, हाँ न्यूमेरिकल वैल्यू के व्युत्क्रमानुपाती, आंकिक मान ज़्यादा यूनिट छोटा, आंकिक मान कम यूनिट बड़ा, तो यहाँ तो आंकिक मान भी छोटा कर दिया था, यूनिट भी छोटा था, समझ गए। तो याद रखना 1 जूल बराबर कितना आएगा, 10⁻7। अगर कहीं उल्टा पूछ लिया, 1 अर्घ बराबर कितना जूल, इसको भी करना, दोनों करना है ना। हाँ तो याद रखना आंसर क्या आना चाहिए, 1 अर्घ बराबर 10⁻⁻7 जूल आना चाहिए। कितना आना चाहिए, दोनों लगाना,
स्पष्ट हो जाएगा, तभी पता चलेगा कहाँ किसको बदलना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका होमवर्क। ओके, दूसरा देखा जाए, दूसरा देखें, चलो देखते हैं। हाँ बेटा, दूसरा क्या है? किसी भौतिक समीकरण के विमीय संतुलन का परीक्षण। ठीक है, तो लिखेंगे हाँ बेटा, ये दूसरा होगा, लिखेंगे टू चेक दी डायमेंशनल बैलेंस किसका? फिजिकल इक्वेशन। किसका बेटा? भौतिक समीकरण, है ना, भौतिक समीकरण का विमीय संतुलन का परीक्षण, भौतिक समीकरण के विमीय संतुलन का परीक्षण, ये हम लोग को देखना है दूसरा। अब यहाँ पर इसको देखने के लिए हमको एक चीज़ पढ़ना होगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये पढ़ना होगा, इसको बोलते हैं सामंजस्यता का सिद्धांत। सामंजस्यता का सिद्धांत। एक काम करना, इसको समांगीयता भी बोलते हैं और समघातता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? का सिद्धांत, दोनों बोलते हैं। बात समझ आ रही? तो इसको पढ़ना होगा। अगर इसको पढ़ लिए और समझ लिए तो कोई भी भौतिक समीकरण दिया है उसको हम लोग फटाक से बता देंगे कि वो विमीय संतुलन में है कि नहीं है। और बार बार यहाँ विमीय संतुलन क्यों लिखा जा रहा है, समीकरण संतुलन क्यों नहीं लिखा जा रहा है, उसको भी समझाएंगे। ठीक है, देखते हैं कि होता क्या है। आप बताएंगे एक लाइन में क्यों लिखना है, समझना इसका मतलब। किसी भौतिक समीकरण, किसी भौतिक समीकरण के प्रत्येक पद की विमाएं, प्रत्येक पद की विमाएं समान होती हैं। बताओ भाई, बात समझ आ रही? नहीं समझ आ रही? समझाता हूँ। किसी भौतिक समीकरण के प्रत्येक पद की विमाएं समान होती हैं, समझना। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मान लीजिए कोई भौतिक समीकरण ऐसे a प्लस बी प्लस सी बाई डी बराबर मान लेना ई। क्लियर? इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पर लिखेंगे यदि a कॉमा b कॉमा c कॉमा d कॉमा e आर फिजिकल क्वांटिटीज, यानी ये सब क्या है? भौतिक राशियाँ। यदि ए बी सी डी ये क्या है? भौतिक राशियाँ हैं। तब इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग बोलते हैं विमीय समीकरण। विमीय, तो पहले तो मैंने आपको समझा दिया कि भैया विमीय समीकरण किसे कहें, है ना। वह समीकरण, समीकरण का तो मतलब जानते हो, कोई एलएचएस में होगा कोई आरएचएस में होगा, बीच में इक्वल का सिंबल लगा होगा, उसको समीकरण बोलेंगे। ठीक है, और कहीं अगर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसे है ना, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू या फिर इज लेस देन आर इक्वल टू, ये सब सिंबल लगा है तो उसको असमीका बोलेंगे। ठीक है, ये सब तो आप पढ़ ही चुके हो 11th में। हाँ 11th में तो हो ही। ठीक है, ध्यान देना। तो ये समीकरण है, फिक्स है। और ये भौतिक समीकरण कब होगा? जब ए बी सी डी जो ये सब लिखा हुआ है ये भौतिक राशि। याद करो 9th में आपने पढ़ा होगा गति विषयक समीकरण, गति के समीकरण, है ना। आपने पढ़ा होगा भैया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये सब क्या है? ये वेग है, ये वेग है, ये त्वरण है, ये समय है, भौतिक राशियाँ ही तो हैं। तो इस समीकरण को भौतिक समीकरण बोलेंगे।
तो भौतिक समीकरण क्लियर हो गया। अब देखो भैया, अब कह रहा है किसी भौतिक समीकरण के प्रत्येक पद, इसको हाईलाइट करो, पद का मतलब टर्म्स, जहां प्लस और माइनस चिन्ह लगा के विभेद होता है, यानी सी और डी अलग अलग पद नहीं है, सी और डी एक ही पद है, सी बाई डी एक पद है और बी एक पद है, समझ गए। तो जहाँ प्लस और माइनस चिन्हों का संयोजन होगा यानी उसके द्वारा विभेद होगा, वो दोनों क्या होंगे, अलग अलग पद। अगर मैं आपसे पूछूं इसके एलएचएस में कितने पद हैं, 3 पद, कितने, जितनी बार चिन्ह लगा होगा उससे एक ज़्यादा, देखो 1 2, तो कितना होगा, यहाँ एक को नहीं लगा है तो 1 हो गया, समझ गए। ऐसे भी कुल मिला के समझ होनी चाहिए। तो भैया प्रत्येक पद की बात हो रही, पद आप समझ गए कि विमाएँ समान होती हैं। इसका मतलब ये है अगर ये भौतिक समीकरण है, बात समझ आ रही है, तो आप बताओगे हाँ, कहाँ से, सामांगीयता के सिद्धांत से, है ना। लो भैया, समघातता के सिद्धांत से क्या बताओगे, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए, पहले पद की विमा बराबर होनी चाहिए दूसरे पद की विमा के, हाँ तो आप बताएंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बी बराबर होनी चाहिए तीसरे पद की विमा के, तो बताएंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सी बाई डी, इन दोनों के विमाओं के जो अनुपात होगा ना, अच्छा बराबर होना चाहिए, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ई। भैया ई भी क्या है, एक पद है, क्योंकि ये प्लस का इधर लाओगे माइनस का हो जाएगा। अच्छा यहाँ से एक कंक्लूजन निकाले तो एक बहुत अच्छा कंक्लूजन निकल के आता है, क्या, अगर इन दोनों का विमीय सूत्र समान है तभी इनको जोड़ा जाएगा। अगर उल्टा करके देखें, जैसे परिभाषा पढ़ा, अगर उल्टा पढ़ते हैं, और या फिर विमीय सूत्र का मतलब मात्रक भी समान, विमीय सूत्र का मतलब मात्रक भी समान है ना, तो आप और जोड़ना ही नहीं, घटाया, तो आप यहाँ पर एक चीज़ और लिख सकते हो, ध्यान देना, पहले लिख दे रहा हूँ, आप लिखेंगे एक चीज़ कंफर्म हो रहा है क्या, अर्थात समान विमाओं या फिर मात्रक समझ आ रहा है, ऑब्लिक का मतलब यह लगा लेना ना, तो अर्थात समान विमाओं या मात्रक वाली भौतिक राशियां ही जोड़ी अथवा घटाई जाती हैं। बताओ भाई, समझ आ रहा, और लॉजिकली भी समझिए, क्यों, मान लो, समझा ध्यान से, मान लो कहीं वेग लिखा है क्या, 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, इतने वेग से आप बाइक लेकर जा रहे हो, बात समझ में आ रही है, और मान लो आपके ऊपर कोई बल लगा रहा है, मान लो 10 न्यूटन का, कितना, 10 न्यूटन का, तो क्या आप इन दोनों को जोड़ के बता दोगे कि भैया 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं, या फिर इन दोनों को जोड़ के बता दोगे कि भैया 60 न्यूटन का बल लग रहा है, जोड़ पाओगे, गलत हो जाएगा। तो वैसे भी हम लोगों को समझ आना चाहिए कि भैया वेग में जुड़ेगा, बल में जुड़ेगा। अगर यहीं पे मान लो 2 साइकिल खड़ी हो, एक मोटरसाइकिल खड़ी हो, तो क्या आप बता दो कि 3 मोटरसाइकिल खड़ी है, बताओगे नहीं यार 2 साइकिल अलग है और एक मोटरसाइकिल, क्या आप बता दोगे 3 साइकिल खड़ी है, जोड़ ही नहीं, समझ गए। तो ये चीज़ यहाँ से पता चल रही है कि भैया समान विमाओं अथवा मात्रकों वाली भौतिक राशियाँ ही जोड़ी अथवा घटाई जाती है, तो ये चीज़ मैंने बता दिया, ऐसे होगा। और यही आपका है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यानी समघातता या फिर सामांगीयता का सिद्धांत। क्लियर है, आगे चलें, कुछ एग्जाम्पल देखें तभी समझ आएगा। हाँ भैया 2-4 एग्जाम्पल ले लो और उसकी सत्यता, हम लोग विमीय संतुलन की सत्यता का जांच कर रहे हैं, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, और वही जो आप पढ़ चुके हो, एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। 9th में आपने विमीय गति के समीकरण पढ़े होंगे, कोई भी ले लो,
कौन सा ले लें, पहला ले लें दूसरा ले लें? दूसरा ले ले रहे हैं ना। आप बताओगे एक समीकरण दिया है ना, गिवन फिजिकल इक्वेशन, दिया गया भौतिक समीकरण, क्या दिया, S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें सब क्या है जानते हो, S विस्थापन, क्या है बेटा, विस्थापन, U वेग, प्रारंभिक वेग हो चाहे वेग हो, है ना, बात तो एक ही है, ओके, T समय, A त्वरण, T तो बता ही दिए समय, है ना। अब इसका विमीय संतुलन परीक्षण करना है कि ये सही है कि नहीं है विमीय दृष्टि से, तो यही देखना होगा प्रत्येक पद की विमा अगर बराबर है तो सही है, और नहीं तो नहीं सही। तो देख लेते हैं कि पद का निकालते हैं। यहाँ पर लिखेंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ S बराबर, S क्या था, S क्या था, विस्थापन का मतलब प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, तो दूरी हुआ लंबाई, हुआ लंबाई का विमा क्या होगा, इसका विमीय सूत्र हो गया। अब सब का याद आना चाहिए, देख लेते हैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यू टी, क्या बेटा, यू टी, यू क्या है, वेग, वेग का विमीय सूत्र एल टी माइनस वन, और टाइम का थोड़ा सही से लिखना, एल, इसकी पावर माइनस वन और इसकी पावर प्लस वन, आधार समान हो तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, तो आप लिखेंगे टी टू दी पावर माइनस वन और प्लस जीरो, किसी संख्या की पावर जीरो तो उसका मान एक, तो यहाँ केवल एल लिखा रहने दो, मन क्या तो टी जीरो लिखो, नहीं तो ऐसा छोड़ो, ओके। फिर उसके बाद डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए टी स्क्वायर, या फिर डायरेक्ट लिख लो हाफ ए टी स्क्वायर, पूरे पद का देखना है। अब आप जानते हो हाफ का तो कोई विमीय सूत्र होता नहीं, तो इसको हटा दे रहे हैं, समझ गए, इसको क्यों हटाएंगे, ऐसे हटा देंगे। ये एग्जांपल इसीलिए लिया हूँ कुछ समझाना है। अब देखो ए क्या है, त्वरण, त्वरण का विमीय सूत्र एल टी माइनस टू, याद भी हो गया होगा। अच्छा, और टाइम टी, लेकिन इसकी पावर दो है, आधार समान है, गुणे में घाते जुड़ जाएंगी, तो टी की पावर माइनस टू और फिर प्लस टू, कट जाएगा, कितना आएगा, टी की पावर जीरो, और किसी संख्या की पावर हो जीरो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो एक से गुणा कराने का कोई मतलब नहीं। अब आप लिखोगे चूंकि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ S बराबर है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यू टी बराबर है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए टी स्क्वायर, प्रत्येक पद की विमाएं समान है कि नहीं, और अगर प्रत्येक पद की विमाएं समान है तो इसलिए गिवन इक्वेशन इज ट्रू, गिवन इक्वेशन इज, दिया गया समीकरण सत्य है, किसकी दृष्टि से, विमीय। और देखो गलत भी हो सकता है, जहां उन्होंने 1/2 लिखा है वहां अगर मैं लिख दूं 1000, है ना, नहीं मात्रक तो सही रहेगा, मात्रा, मात्रा बदल जाएगा, मैग्नीट्यूड, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो n इंटू यू होता है ना, और ये किसके हिसाब से बता रहा है सही है, ये यू के हिसाब से बता रहा है सही, कि मतलब सही चीज जोड़ा घटाया गया है, लेकिन आंकिक दृष्टि से ये सत्यता की परीक्षण नहीं करता, यानी ये वेरीफाई नहीं करता कि अंक जो इसमें लिखे गए हैं उसके हिसाब से सही है, ये केवल विमीय हिसाब से अपने बता रहा है कि भैया दिया गया समीकरण सत्य है। तो इस बात का ख्याल रखना कि अगर कहीं आंकिक मान रखा हुआ है तो उसके सत्यता की जांच विमीय विधि से हम लोग नहीं कर सकते। कोई डाउट? एक और देख लो, देखना चाहो तो देख लिया जाए, हो गया ना, तब बस ठीक है, आप लोग कर लेना घर पे ना, 2-4 मैं दे रहा हूँ, इसको आप घर से करना और बताना कैसा है। आसान आसान, एक समीकरण ले लो, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, एक समीकरण ले लेना बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर और प्लस 2g h स्क्वायर, एक समीकरण ले लेना s की जगह h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी, देख लेना सही है कि नहीं है।
है ना। और भी बहुत सारे ले सकते हो ना, जैसे F बराबर एम ए, अच्छा पांचवा देख लेना, F बराबर एम ए स्क्वायर, ऐसा देख लेना कौन सा सही है कौन सा सोचा, ठीक है।